आप चाहे अमरा राम जी 3 बार चुनाव हार गए, लेकिन वो लगातार संघर्ष करते रहे। आज उसी की बदौलत वो लोकसभा सांसद बन गए। न तो गोविंद सिंह जी डोटासरा कांग्रेस है, न अशोक गहलोत जी कांग्रेस है, न सचिन पायलट जी कांग्रेस है जी। कांग्रेस जो है वो है इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, राजीव गांधी। महात्मा गांधी से हम जैसे युवा या जो भी गोविंद सिंह डोटासरा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वर्तमान समय में जो राजनीति चल रही है वो केवल खुद के लक्ष्यों तक सीमित हो गई है। उसके लिए पहले लोकतंत्र को समझना होगा। लोकतंत्र का असली मतलब होता है कि जनता का राज। जनता का राज कब आएगा? जब हम लोग सर्वप्रथम जनता की मांगों को आगे उठाएंगे। पार्टियां पलसाना मुझसे पिछले चुनाव में एबीपी जो अपने आप को राष्ट्रीय संगठन मानता है, उसके अध्यक्ष पद के प्रत्याशी को मात्र 150 वोट आए थे और यहाँ के लोगों ने मुझे एनएसयू के बराबर लगभग 287 वोट दिए। नगर पालिका में, जहाँ ये 2026 में संभावित जो चुनाव होगा नगर पालिका का, वो प्रथम चुनाव होगा। आज हम आपको उस शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं, उस शख्सियत से बातचीत कराएंगे जिसने छात्र राजनीति से निकलकर जनता की आवाज़ जहाँ आंदोलन किया, उन्होंने लाठियाँ तक खाई, गिरफ्तारी तक अपनी दी। ऐसी शख्सियत से हम मिलाने जा रहे हैं। ये कोई परिचय का मोहताज नहीं है। इनकी कार्यशैली, इनका संघर्ष, इनकी पहचान है। आज हमारे साथ में उनका नाम है सुभाष चंद्र राव। नमस्कार सर। नमस्कार जी। झरोखा राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी पलसाना की धरा पर बहुत बहुत स्वागत है। सर, अभी ऐसे कुछ मुद्दे हैं पलसाना में जो अभी भी प्रश्न चिन्ह लगाए हुए हैं। काफ़ी 20 साल तक आपने संघर्ष कर रहे हैं, उसके बाद भी ऐसे कई मुद्दे हैं जो अभी तक वैसे के वैसे ही हैं। आने वाले समय में 2026 में नगर पालिका का पहला चुनाव होगा, तो उसमें कई चीज़ें ऐसी होगी जो बीजेपी, कांग्रेस, अन्य पार्टियां भी अपना अपना चुनावी दाव चलेगी। तो आपका इस पर क्या कहना सर? देखिए, बाद में आती है, सर्वप्रथम जनता आती है। लेकिन आज केवल इतना स्वार्थ रह गया है कि जो भी राजनीतिक दल हैं उनको चलाने वाले लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरे दल से तो समझौता कर लेते हैं, लेकिन जनता की मांग को लेकर वो कभी एक साथ नहीं आते हैं। उस वजह से आज लोकतंत्र खत्म हो रहा है, जिसका हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो ये जो हालात हैं, इसको बदलने के लिए हम सब युवाओं को आगे आना पड़ेगा। उसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। युवाओं को एकजुट करने का हमारा जो मकसद है, उसको लेकर हम कार्य कर रहे हैं। राव साहब, आपने चुनाव कम लड़े हैं, लेकिन सड़क पर जनता के मुद्दों की लड़ाई को लेकर अक्सर आप आगे दिखते हैं। क्या आप मानते हैं कि असली राजनीति चुनाव जीतने से ज़्यादा जनता की मुद्दों की लड़ाई लड़ना ज़्यादा महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, क्योंकि वर्तमान समय में लोगों का टारगेट राजनीति में ये हो गया है, चुनाव लड़ लो, जीत जाओ या हार जाओ, फिर घर बैठ जाओ। उसकी वजह से आम जनता के मुद्दे गौण हो गए हैं और आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए मैं तो जनता से भी यही निवेदन करूंगा कि वो ऐसे लोगों को अपना आदर्श माने, जो चाहे चुनाव लड़े या न लड़े, चुनाव जीते या न जीते, लेकिन वो आपके मुद्दों को, आपकी लड़ाई को, आपके जो समस्या हैं उनको लगातार पुरजोर तरीके से उठाएं। और हालात ये है कि बहुत से लोग आते हैं जो पैसों की खनक के साथ या पावर के साथ में चुनाव लड़ने आते हैं, फिर हार जाते हैं तो भी घर बैठ जाते हैं, जीत जाते हैं तो भी घर बैठ जाते हैं। लेकिन हमारे सामने ऐसे भी बहुत से उदाहरण हैं जो आम जनता की मांगों को सीकर जिले में लगातार उठा रहे हैं और बिना किसी पैसे के, बिना किसी पावर के आप लोगों के लिए एक मिसाल बने हुए हैं। मैं केवल कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं विपक्ष की, जो सत्ता पक्ष में अभी है भाजपा, उनमें भी आपको ऐसे उदाहरण देखने को मिल सकते हैं। उनको आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। जैसे मैं आपको सीकर जिले का एक उदाहरण बताता हूँ। सीकर विधानसभा में 5 बार का जीता हुआ उम्मीदवार थे ताराचंद जी जायल। उनको टिकट नहीं मिली, लेकिन उन्होंने केवल एमएलए बनने के लिए दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं की या वो जनता के मुद्दों को छोड़कर नहीं भागे। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और आज भी लगातार, चाहे सत्ता पक्ष का मामला हो चाहे विपक्ष का मामला हो, जनता को कहीं भी समस्या आती है वो लगातार मांगे उठा रहे हैं। तो
किसी भी पार्टी में जब तक आप ऐसे लोगों को आगे नहीं रखोगे तब तक ये जो बदलाव है, ये जो हम चाहते हैं वो नहीं आ पाएगा। इसी के साथ साथ जो सत्ता पक्ष के दोनों विधायक थे जो जीते हुए हैं, एक सत्ता पक्ष का है, दोनों अपने घर में रहते हैं, उन्हें आम जन से मतलब नहीं है। तो ये जो बदलाव है, अगर वो बुजुर्ग हो गए, काम नहीं कर सकते, तो उन्हें स्वेच्छा से त्याग करना चाहिए। तो ये जो बदलाव है ये आना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। शेखावटी विश्वविद्यालय के लिए आपने आंदोलन किया, गिरफ्तारी दी, नए विषय खुलाने के लिए आपने संघर्ष किया। ये संघर्ष आपकी राजनीति जीवन की नींव रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि छात्र राजनीति ही आपको जनता के मुद्दों की लड़ाई के लिए प्रेरित किया? बिल्कुल, ये मैं मानता हूँ कि छात्र राजनीति से ही मैंने संघर्ष को चुना था और उसी से मैंने सीखा कि लोकतंत्र क्या होता है, छात्र जीवन में संघर्ष का कितना महत्व होता है। उसके बाद भी आज भी हम लोग जो जनता के मुद्दे हैं उनको लेकर उसी छात्र राजनीति से लेकर चल रहे हैं। और रही बात चुनाव लड़ने की, उस समय भी मैं अपने क्षेत्र का एकमात्र ऐसा उम्मीदवार हूं जिसने छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था। मैं लगातार 3 साल दावेदार था। और आपको एक रोचक बात और बताता हूं, जिस समय हमारा कॉलेज में एडमिशन हुआ था उस समय 2006 से लेकर 9 तक चुनाव ही नहीं हुए थे, चुनाव बंद थे। लेकिन फिर भी हमारे ऐसी स्थितियां, मान लो कि हम लोग आम जो विद्यार्थी था उसकी सेवा के लिए 24 घंटे तत्पर रहते थे। जब कभी भी विद्यार्थियों का सहयोग के लिए कॉल आता था, हम उनका सहयोग करते थे, शिविर लगाते थे, आंदोलन करते थे और हमेशा उसके लिए अग्रणी रहते थे। और उसी के तहत मैंने लोकतंत्र की जो बात थी उसी के तहत मैं पहला ऐसा वो रहा हूँ यहाँ का जिसने छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव एसके कॉलेज जब पूरा एक था, आज तो उसका विभाजन हो चुका है, जब वो पूरा एक था उस समय लिंग 2 कमेटी की सिफारिशें लागू होती थी। चुनाव चालू है, 2 बार में दावेदार रहा, 2 बार टिकट नहीं मिला, तो तीसरी बार ये जो हमारा पलसाना क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, वो आधी से ज़्यादा विधानसभा को कवर करता है। तो मैंने अपनी दावेदारी तीसरी बार भी रखी, तीसरी बार टिकट नहीं मिला, तो मैंने चुनाव लड़ा और निर्दलीय चुनाव लड़ा। तो मैं इस बात को साबित करके आया हूँ। और साथ ही साथ ऐसा भी नहीं है कि यहाँ के लोगों ने मुझे समर्थन नहीं दिया, उस समय ये थे, तो यहाँ के लोगों का मेरे को सहयोग भी रहा। और इसी हौसले से मैं आज भी उन 300 लोगों के बदौलत में लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज के समय की राजनीति में हाईलाइट होना जरूरी है या जनता के लिए, जैसा आप करते हैं अक्सर पीछे से संघर्ष करते हैं, केवल जनता के मुद्दों की आवाज़ उठाते हैं, तो मेरा सवाल ये है कि हाईलाइट जैसे आजकल नेता करते हैं, हाईलाइट होना ज़रूरी है सोशल मीडिया पर, और आपकी अलग एक सोशलॉजी है कि आप केवल संघर्ष करते हैं जनता के लिए, इनमें दोनों में कौन सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है? देखिए, अगर लोकतंत्र में आपको जनता को आवाज़ बना रहना है, लंबे समय तक टिका रहना है, तो आपको जनता के मुद्दों को उठाना ही पड़ेगा। कोई नेता कुछ समय के लिए हाईलाइट होकर चुनाव लड़ लेता है, कुछ समय के लिए वो बन भी जाता है, लेकिन उसके अगले ही साल उसको जनता भूल जाती है। चुनाव जीत गए बहुत से ऐसे, आपको मैं छात्र संघ अध्यक्ष भी बता दूंगा, प्रधान भी बता दूंगा, जिनका आज तक जनता नाम ही नहीं जानती है। पिछले 20 साल में हमने संघर्ष किया है, उसी की बदौलत आज इतने लोगों का हमें प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। तो ये संघर्ष ही आपको जिंदा रखता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। जी जी, कोई बड़ी पार्टी नहीं थी उनकी, लेकिन वो लगातार प्रयास करते रहे और इसी का नतीजा है कि जनता ने भी उनको भरपूर समर्थन दिया। तो जीतने के साथ ही ऐसा नहीं कि जीतने के बाद में घर बैठ गए, लगातार उन मुद्दों को उठा रहे हैं। तो ये इस लोकतंत्र में ये ज़रूरी है। आप सत्ता पक्ष में रहो तो जनता के लिए ऐसे नियम या ऐसे कानून बनाओ जिससे जनता को राहत मिले। आप विपक्ष में रहो तो जनता के ऊपर अगर कोई गलत कानून लागू हो रहा है तो उसके लिए जनता की आवाज़ बनो। ये लोकतंत्र है। राव साहब, आज भी क्या जनता की आवाज़ को सिस्टम बिल्कुल अनसुना करता है? देखिए,
अनसुना तो देखिए आप काफी साल से संघर्ष कर रहे हैं। जैसे अभी आपने सवाल का जवाब दिया कि रोडवेज बसेज अंदर से नहीं रही, प्राइवेट जो अपनी मनमानी कर रहा है, जो नहीं करना चाहिए, सरकार को मालूम है, फिर भी वो जनता तक उनकी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही है। यहाँ अतिक्रमण हुआ, अतिक्रमण भी ऐसा कैसे चल रहा है, ये बहाना बना दिया जाता है। जैसा आपने बताया बहुत अच्छी तरह जनता को हमारे चैनल के माध्यम से कि एक बहाना बनाया जा रहा है कि ये ट्रैफिक की वजह से या ये अतिक्रमण की वजह से नहीं आ रही है। लेकिन ये तच की तच जब जहाँ तक मुझे ध्यान है NH 11 थी तब भी ये हालत है, उससे उलट बिल्कुल आज कुछ नहीं बदला है। उससे बदहाल ही स्थिति में आज पलसाना का क्षेत्र होता जा रहा है। तो इसके बारे में सर आप सिस्टम बिल्कुल अनसुना कर रहा है। इसका खामियाजा और किसी को नहीं, केवल और केवल जनता को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि बाईपास पर ही बसें सीधी निकल जाती है। तो काफ़ी जब गर्मी पड़ती है, बरसात होती है, तो लोग वहीं खड़े रहते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, बीमार भी होते हैं, और ट्रैफिक व्यवस्था भी बदहाली स्थिति में है। तो इसके बारे में सर सिस्टम बिल्कुल नहीं सुन रहा है। ऐसे क्या वजह से आपने खूब आंदोलन किया, जैसे अभी बता भी रहे हैं, तो ऐसा क्या किया जाए कि जनता को सहूलियत महसूस हो? देखिए, हमने जब सरकार थी उस समय भी कुछ मंत्री आए थे, तो वो बाईपास से जाना चाह रहे थे, तो हमने कहा हमारी बाईपास के खिलाफ ही तो हमारी लड़ाई है। तो वो अंदर से आए, मुख्यमंत्री के OSD भी आए, हमने उनको भी अवगत कराया था। लेकिन जब तक जनता एकजुट होकर साथ आकर लड़ाई नहीं लड़ेगी, आपको पता है अगर ऐसे ही समाधान होते तो लोगों को कुर्बानियां नहीं देनी पड़ती, लोगों को मुकदमे नहीं खाने पड़ते। आज 20 साल का संघर्ष सब देख रहे हैं, लेकिन मुझे भी 6 मुकदमे झेलने पड़े थे। तो लेकिन वो 6 मुकदमे प्रशासन भी जानता था कि मैं जनता की लड़ाई लड़ रहा हूँ, और जनता का भी मेरे साथ था। तो वो 6 मुकदमे आज तक भी मुझे कोर्ट में नहीं जाना पड़ा, वो झूठे मुकदमे थे और वो सब कैंसिल हो गए। ठीक है, तो अगर ये लोग नहीं सुनाई करते हैं, अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, और अगर कोई भी नेता हमारी बात नहीं पहुंचा रहा है, तो जनता को ये समझना होगा कि हमारी बात कौन सही तरीके से उठा सकता है, उसका आपको साथ देना पड़ेगा। ऐसे मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत से युवा साथी हैं, बहुत से बुजुर्ग लोग भी हैं जो केवल जनता को अहमियत देते हैं। उनको एकजुट करना होगा, और फिर ये लोग इतना दमन नहीं कर सकते कि आपको मेरी बात सुनो, अगर बसें जाती हैं तो वो पलसाना की धरती से ही तो जाती हैं, चाहे बाईपास हो चाहे अंदर से हो। बाईपास पर ही अगर जिनका रूट अंदर से है उनको रुका लिया जाए, 2 दिन के लिए उनको बंद कर दिया जाए, तो क्या फिर वो जा सकती हैं? वो प्रशासन भी वहाँ आएगा, हम लोग भी वहाँ खड़े हैं। वो अगर झूठे मुकदमे लगाते हैं तो हम खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा, और जनता को एकजुट होकर उन लोगों के साथ आना पड़ेगा जो उनकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से जो जनता का सवाल था वो हमने राव साहब से पूछा। इस सवाल का जवाब ये, और उनका कहना ये है कि नेता की ताकत होती है वो जनता होती है, और जनता पूरी एकजुट होकर अगर हमारे साथ रहेगी तो हर समस्या का समाधान ये नेता करेंगे, सिस्टम तक उनकी जनता की आवाज़ ये पहुंचाएंगे। राव साहब, इस लंबे संघर्ष में आपको सबसे बड़ा सहयोग जनता के भरोसे का मिला या संगठन का साथ? देखिए, इस लंबे संघर्ष में जनता ने तो पूरा सहयोग किया ही किया, उसके साथ में कुछ लीडर ऐसे थे जिनका मोटिव जनता को सहूलियत देना था, उन्होंने भी अच्छा सहयोग किया। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे अभी सीकर खाटू श्याम जी से ये जो रोडवेज की समस्या की बात आ रही थी, उसी में आपको गिनाना चाहूँगा कि समाधान कैसे होता है। सीकर से खाटू श्याम जी तक केवल प्राइवेट बसें चलती थी। उस समय 2008 में अमराराम जी विधायक बने, और यहाँ से सीकर से खाटू श्याम जी के लिए रोडवेज बस सेवा जो चालू की गई, उसमें हमने मांग रखी। तो हमारे जो कॉलेज के छात्र जो थे हमारे साथ के, हम लोगों ने मांग रखी, तो उन्होंने रोडवेज बस सेवा चालू की। 2 बसें चालू की, कुछ लोगों ने उनको बंद कराने की कोशिश की, लेकिन हमारे लोगों का सहयोग रहा और वो बसें लगातार चली। उसी का परिणाम रहा कि शुरू में जो रोडवेज बस सेवा थी उसको अमराराम जी का सहयोग रहा, और हमारी जो बस सेवा थी वो चालू रही। उसके बाद में जैसे पलसाना को पंचायत समिति बनाने की बात आती है, तो पंचायत समिति बनाने के लिए सबसे पहले उस समय जिला प्रमुख हुआ करते थे रीटा सिंह। वो उनके विचार विजनरी थे, तो उन्होंने यहाँ के क्षेत्र के लिए बहुत सी चीज़ें अलग करने की कोशिश की, बदलाव लाने की उन्होंने कोशिश की। जीतना हारना वो अलग चीज़ें हैं,
जिस समय उनके पास पावर था उन्होंने यहाँ बहुत अच्छे चीज़ें बदलाव लाए, जैसे जनता के बीच में जाना। तो और उसके अलावा पंचायत समिति के लिए उन्होंने जिला कलेक्टर को माध्यम से आगे सरकार को भिजवाया। उस समय हमारी पंचायत समिति नहीं बनी, लेकिन नारायण सिंह जी ने हमारा मजबूत पक्ष रखा और 2018 में जो नई सरकार आई उसके बाद में अशोक गहलोत जी ने यहाँ के लिए पंचायत समिति घोषित किया गया। अब फिर हमारी जो लड़ाई थी वो थी तहसील की। तो तहसील के लिए जो उस समय राज्य मंत्री थे सीताराम जी लांबा, युवा बोर्ड के अध्यक्ष थे, उन्होंने हमारी बात सुनी और उनके माध्यम से जो खून से हस्ताक्षर किए गए जो हमारे बैनर थे, पत्र थे, वो मुख्यमंत्री जी को सौंपे गए और मुख्यमंत्री जी ने इसकी अनुशंसा की थी। तो लगातार इसके अलावा अभी जैसे जो नई गवर्नमेंट है, मैं जनता की मांगों के लिए जरूरी नहीं कि मैं अपनी जिस विचारधारा से संबंध रखता हूँ उसी को सामने जाऊंगा। मैं जो सत्ता में है उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बेरवा, उनको भी मैंने ज्ञापन दिया। यहाँ के विधायक प्रत्याशी थे गजानन जी, उनसे जिला प्रमुख थी, उनसे उन सब के मार्फत हमने भिजवाने का कोशिश किया। यहाँ की जितनी भी पंचायत समितियाँ हैं उनके आधे से ज़्यादा पंचायत समिति सदस्यों ने, सरपंचों ने इनको पत्र लिखे हैं। तो जनता की मांगों को लेकर मैं चाहे हमारे लोग हों चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, सबके सामने जाने के लिए तैयार हूँ। मेरा उद्देश्य राजनीति का ये नहीं कि मैं टिकट के लिए तो अगर यहाँ से नहीं मिलती है तो विपक्ष के पास चला जाऊँ और जनता के कामों के लिए मैं ना तो सत्ता पक्ष के पास जाऊँ ना विपक्ष के लिए विपक्ष का काम करूँ। तो ये जो कारण है, ये जो सोच है वो हमें लानी पड़ेगी। आज ये अतिक्रमण के मुद्दे को गुमराह कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, अतिक्रमण का कोई मुद्दा है ही नहीं। सरकार ने ये कहा है कि 7 मीटर रोडी सड़क बनेगी। 7 मीटर पलसाना के अंदर से सड़क बनती है, कोई विरोध नहीं करता, लेकिन ये अपना कुछ लोग हैं जो जनता को गुमराह कर रहे हैं और खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। वो कहीं पर 7 मीटर लेना चाहते हैं, कहीं 10 मीटर लेना चाहते हैं, उससे जनता विरोध कर रही है। सर राव साहब, एक बीच में आपको प्रश्न पूछूंगा कि पलसाना में जो अंडरपास अभी बनाया गया है वहाँ ब्रिज बनाने की बात भी हुई थी, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, अगर ये जो आवागमन की समस्या है उसका कारण ये है कि सुव्यवस्थित ट्रैफिक व्यवस्था नहीं है। एक तो ओवर ब्रिज होता तो जो खंडेला जो रोड है उस पर या तो सर्किल होता या ओवर ब्रिज सबसे बढ़िया था। तो उस समय लोगों ने यहाँ धरना भी दिया था कि यहाँ अंडरपास के बजाय ओवर ब्रिज हो जाए या थोड़ा आगे जाके मिल जाए तो जनता को सहूलियत मिलेगी। अगर दोनों चीजें हो जाती तो भी यहाँ कोई समस्या नहीं होती। लेकिन यहाँ सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए बहाने बनाए जाते हैं। जिन मुद्दों के लिए लड़ाई लड़नी होती है उनके लिए कोई आगे आना नहीं चाहता। हम कुछ मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं, बाकी हर मुद्दे के लिए 1, 2 या 5 आदमी लड़ाई नहीं लड़ सकते। उसके लिए सबको एकजुट होना ही पड़ेगा। राव साहब, आपने बहुत अच्छी बात की कि जनता की जो मुद्दे की बात होगी, अगर विपक्ष में भी अगर सत्ता में जो पार्टी रहेगी विपक्ष की, तो उनके पास भी आप जाने से परहेज नहीं करेंगे। ये बहुत अच्छी बात कही। राव साहब, आज की राजनीति में आपको किस नेता की सबसे जो कार्यशैली है वो प्रभावित करती है, उसके आधार पर आप चलने के मोटिवेट होते हो? देखिए, आज की राजनीति में राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अपने आप में भी बदलाव किए हैं। मैं बदलाव में विश्वास करता हूं कि उन्होंने अपने आप में भी जो सुधार करने चाहिए वो मानते हैं कि 2013 से पहले हमारे जो मंत्री थे, जो नेता थे, उन्होंने गलतियां की, उसकी वजह से जनता अपन से दूर हो गई। इसलिए आज हमें इस तरह से ये जनता से जुड़ाव नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने बदलाव किए, वो पैदल निकले। आज के युवाओं को आप देखो, छोटा सा नेता बनना चाहता है, वो भी स्कॉर्पियो से घूमना चाहता है। वो अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश देना चाहते थे कि आपको ग्राउंड लेवल पे तैयार होना पड़ेगा। तो मैं राहुल गांधी जी की जो शैली है, वो संघर्ष है, उसको थोड़ा जनता या युवाओं को भी यही कहना चाहता हूँ। इसी तरह विपक्ष में आप देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी थे। जी जी।
विपक्ष के लोग वो उनकी मर्जी है कि वो किसको फॉलो करते हैं। वो नाथूराम गोडसे उनको अच्छा लगता है तो उसको फॉलो करें। अटल बिहारी वाजपेयी मैं मानता हूं कि वो मानते थे कि उनके विचार थे वो विपक्ष को मजबूत करने के थे। तो ऐसे जो लोग हैं आपने राव साहब, बीच में आपको टोकना चाहूंगा कि आपने राष्ट्रीय स्तर पर जो राहुल गांधी है वो संघर्ष कर रहे हैं, ये दिखाई भी दे रहा है, लेकिन राजस्थान का जो अब महामहिम है कांग्रेस पार्टी का, अक्सर तो लोग और कुछ नेता भी ये बताते हैं कि अपने गोविंद सिंह टोडाडा साहब है वही कांग्रेस है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस आसरा से पहले भी प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके बाद में भी दूसरे आएंगे, लेकिन जो युवा है, जो आम जो जनता है, वो महात्मा गांधी की सच्चाई से, उनके समर्पण से, उनकी भावना से प्रेरित है। और इंदिरा गांधी एक मजबूती का, इंदिरा गांधी बलिदान का प्रतीक है, ठीक है। इसी तरह राजीव गांधी सूचना की क्रांति लेकर आए थे। तो ऐसे जो लोग हैं उनको हम लोग प्रेरणा मानते हैं। हो सकता है गोविंद सिंह जी डोटासरा हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, सम्मानीय है, उनकी कार्यशैली अच्छी है, लेकिन हमारा जो कांग्रेस है वो कांग्रेस की विचारधारा हम फॉलो करेंगे नहीं करेंगे। हम विचारधारा फॉलो करेंगे जो लोग त्याग का प्रतीक थे, जो बलिदान का प्रतीक थे। आज हमने खुद ने देखा है ये चीज़ें। कांग्रेस के बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कांग्रेस में काम करते हुए बलिदान दिए हैं। आप सीकर जिले में भी ऐसा उदाहरण देख सकते हो जी। आज कानून व्यवस्था का ऐसा माहौल बिगड़ रखा है कि वो प्रथम बार चुनाव भी लड़ रहे, तो अब चुनावी जो दंगल होगा उसमें आपने को कितने सक्रिय देखते हैं और कौन कौन से आपने चुनाव लड़े हैं? देखिए, मैंने कॉलेज में 2006 से 12 तक मैं श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय का छात्र रहा, और वहाँ पर मैंने 2009 के बाद में चुनाव चालू हुए तो मैंने 2012 में निर्दलीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। वो केवल इसी कारण लड़ा कि लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। मैंने मेहनत की थी और मेरी मेहनत के अनुसार मैंने अपनी दावेदारी रखी थी जी। टिकट मिलना, जीतना, हारना वो सब बाद की बातें हैं। लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का, अपनी बात रखने का सबको अधिकार होता है। तो उसका मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि क्या परिणाम रहा। जनता ने मेरे को अच्छा समर्थन दिया। आज बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग हैं, अभी आप देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है उसकी भी जामनी जब्त हो जाती है, ठीक है, शाहपुरा में हुई है। और अन्य जो राजनीतिक दल है उनकी भी कई जगह पर जामनी जब्त हो जाती है। लेकिन वो अगर लगातार इस चीज़ जनता की मांगों को उठाते रहें तो ये बात मायने नहीं रखती कि चुनाव में उनका क्या रिजल्ट रहा। मायने ये रखता है कि आप जनता के लिए कितने प्रतिबद्ध हो, फिर एक न एक दिन उसका परिणाम आता है। उसके बाद हमने 10 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ा और फिर मैं राजस्थान सरकार में राजीव गांधी युवा मित्र के रूप में मैंने काम किया और 2 साल तक मैंने जनता को पेंशन दिलाने का, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में मैंने बहुत से लोगों को 5 लाख रुपए का बीमा क्लेम करवाया। मात्र 1.5 महीने में उनको क्लेम मिल गया। इसके अलावा बहुत से लोगों को मैंने योजनाओं की जानकारी देकर उनका इलाज, उनको शिक्षा, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करवाने सहित अनेक मुद्दों पर पूरे पलसाना पंचायत समिति के लगभग जो मेरे को 15 से 20 गांव दिए हुए थे उनमें मैंने कार्य किया। उसके अलावा भी मैंने कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने अपने क्राइटेरिया से बाहर जाकर उठाई। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। जिस समय मैं सरकार में राजीव गांधी युवा मित्र के रूप में कार्य कर रहा था उस समय सरकार ने एक घोषणा की थी कि जो महिलाओं को मोबाइल दिए जाएंगे, लेकिन उस मामले में जब चुनाव नज़दीक आने लगे तो कोई भी इंटरफेयर नहीं कर रहा था। हम लोग सरकार की योजनाओं को जनता के बीच में बता रहे थे, लेकिन जब ये कार्य फील्ड पे लागू। राव साहब, आपका एक सिद्धांत और उस सिद्धांत पर आप चलते हैं कि बदला नहीं बदलाव लाएंगे, इस पर आपका क्या विस्तार से कहना है? देखिए,
ये जो है वो मैंने जो अपने जीवन में सीखा है जी। कि जिस समय मैं छात्र संघ अध्यक्ष का दावेदार था, मैंने उस समय भी कहा था कि आप मुझे नहीं तो मेरे क्षेत्र से किसी और को टिकट दे सकते हो। जी। तो उस समय नहीं दिया, तो मेरे अंदर ये वो भावना हो गई कि ये जो लोग हैं ये केवल अपने लोगों को बनाना चाहते हैं। तो हमने उससे अगले चुनाव में उस संगठन से जुड़े हुए जो राजनीतिक पार्टी है उसको वोट नहीं दिया, ठीक है। लेकिन उससे बदलाव नहीं आया। जी। बदलाव कैसे आएगा? जैसे मान लो मैं कांग्रेस में काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कांग्रेस में ही ऐसे युवा तैयार करूं या ऐसे लोग तैयार करूं जो जनता की आवाज़ उठाएं, चाहे वो सत्ता पक्ष में रहे चाहे विपक्ष में रहे, तब जाके बदलाव आएगा। आज यहाँ के विधायक वीरेंद्र सिंह जी हैं, ठीक है। अगर वो मुझे चाहे टिकट दे या न दे, ठीक है, लेकिन अगर मैं जनता की मांग को लेकर, जैसे पंचायत समिति की मांग थी, उसकी मांग को लेकर मैं नारायण सिंह जी ने उस समय में अच्छा समर्थन दिया था। मैं मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जी को भी हमने ज्ञापन वगैरह दिए। उसके बाद में पंचायत समिति बनी। तो हमने बदलाव की भावना से कार्य किया है, न कि बदले की भावना से कि कोई हमारा सहयोग, कोई नेता सहयोग नहीं कर रहा है तो हम उसके साथ नहीं चलेंगे या उसको चुनाव हरा देंगे फिर हम नेता बन जाएंगे, या पार्टी बदल लेंगे तो नेता बन जाएंगे। ना तो पार्टी बदलने से आप नेता बन सकते हैं, न आप किसी के साथ धोखा करने से नेता बन सकते हैं। आप जनता की मांगों को लगातार उठाकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो बदलाव है वो हर पार्टी में आना चाहिए। अगर आप राजनीति को अगर सुधारना चाहते हैं, जैसे राहुल गांधी जी ने कहा था कि युवाओं को 50% मौका मिलेगा राजनीति में, लेकिन यहाँ के राजस्थान के नेता उसको लागू नहीं कर पाए। ये जरूरी नहीं कि सभी मुख्यमंत्री बने या एमएलए बने या और बने, लेकिन कम से कम उस बदलाव के लिए इनकी कार्यकारिणी में तो 50% युवा, 33% आज प्रधानमंत्री मोदी जी से मांग करते हैं कि महिलाओं को 33% आरक्षण या मौका मिलना चाहिए लोकसभा विधानसभा में। लेकिन क्या भाजपा या अन्य दलों की कार्यकारिणी में 33% महिलाएं हैं? क्या 50% युवा हैं? जब इनकी कार्यकारिणी में ही युवा और महिलाएं नहीं है तो ये मौका कहाँ से देंगे? फिर मौका भी दे दिया तो वो युवा जो तैयार ही नहीं है, जो जनता की मांग उठाने या जिसने संघर्ष देखा ही नहीं है, तो वो कहाँ से उस बात को रख पाएगा? तो ये जो बदलाव है वो हम राजनीति में लाने की, आपके माध्यम से मान लो, जनता के माध्यम से मान लो, या हमारे जो पार्टी लीडर्स हैं उनके माध्यम से मान लो, ये मांग करते हैं कि अगर कोई बदलाव अगर लाना है तो वो बदलाव, अच्छा बदलाव लाइए। जिससे आपने राव साहब दाताराम के विधानसभा के जो एमएलए थे उनका नाम लिया, वीरेंद्र सिंह जी का, उनकी कार्यशैली और आपके कार्यशैली में धरातल में जो देखा जा रहा है उसमें काफ़ी अंतर बताया जा रहा है, तो इसे विरोधाभास भी जनता को लगता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संगठन के तौर पर हमारा कोई विरोधाभास नहीं है। वो हमारे यहाँ के विधायक हैं, हमारे लीडर हैं, लेकिन हो सकता है जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण बताया, जैसे जिस समय कांग्रेस की सरकार थी तो पायलट साहब और गुड्डा साहब और वीरेंद्र सिंह जी और सुरेश मोदी जी, बहुत से ऐसे नेता थे जो जनता की मांगों को लेकर अपनी बात सरकार के समक्ष रखते थे। यानी वो एक तरह से अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी करते थे, लेकिन तो वो जनता की मांगों, सुरेश मोदी जी ने नीम का थाना को जिला बनाने के लिए प्रदर्शन किया था और 500 लोगों की रैली लेकर गए थे। तो लोकतंत्र में ये जरूरी है, अगर वीरेंद्र सिंह जी के मार्फत अगर मैं कोई मांग जनता की पहुंचाना चाहता हूं तो वो उसको आप विरोध नहीं कह सकते या उसको विरोधाभास अपन नहीं कह सकते। हमारा मकसद है जनता की बातें जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ऊपर तक जानी चाहिए। उसको यहाँ के लोग विरोधाभास समझते हैं तो ये उनकी गलतफहमी है। और रही बात चुनावों की, तो चुनाव में कई बार ऐसा होता है कि आपको टिकट भी दे दिया जाता है फिर भी आप चुनाव नहीं जीतते। मैं आपको मेरे साथ के कई ऐसे युवाओं के उदाहरण बता दूंगा जिनको एसके कॉलेज के
छात्र संघ अध्यक्ष की टिकट भी मिल गई, फिर भी वो 2-2 वोट से चुनाव हार गए और वो निर्दलीय जिला परिषद का चुनाव जीत गए। कई लोगों ने चुनाव ही नहीं लड़े कॉलेज में, लेकिन आज वो सरपंच हैं, कोई उपप्रधान है, कोई प्रधान है। तो ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती, मायने रखती हैं कि आपकी सोच क्या है, आप किस तरह से नीयत क्या है, वो मायने रखती है। तो मेरी जो सोच है वो है कि जनता के जो मुद्दे हैं पहले वो सोल्व होने चाहिए, उसके बाद में खुद खाटू सिक्कर रोडवेज बस सेवा हो या हॉस्पिटल सुविधाएं हो या फिर टोल फ्री की मांग हो या फिर आप पावर ग्रेड के लिए सबसे बड़ा आंदोलन किया, ये हर मोर्चे पर सबसे ज़्यादा आप ही आगे दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में चुनाव भी है और आज पलसाना की सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगती है? देखिए, आपने जो आंदोलन बताए हैं, इनके अलावा हमने सैकड़ों आंदोलन किए हैं। एक साल में लगभग 15 से 20 आंदोलनों में हमने भाग लिया है और लगभग 3 से 4 आंदोलन हर साल हमने नेतृत्व किए हैं। आज चाहे दिल्ली में जनता की मांग को उठाने के बात हो यूथ कांग्रेस के ज़रिए, चाहे जयपुर में प्रदर्शन का सवाल हो, हम ईमानदारी से जनता की आवाज़ को रखने का कार्य कर रहे हैं। अब जो पलसाना है, पलसाना जो क्षेत्र है जिसमें हम निवास करते हैं, उसमें समस्याएं कुछ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि उनके लिए लोगों को त्याग और समर्पण की भावना से एक साथ आना पड़ेगा। देखिए, लोग क्या है, बैठकर बातें करने से अच्छा है लोगों को धरातल पर लड़ाई लड़नी पड़ती है। उस धरातल पर लड़ाई लड़ने के लिए लोगों को एकजुट करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। उसमें जैसे अभी मैं बता रहा हूँ कि पंचायत समिति तो पिछले सरकार में बन चुकी है और तहसील के लिए भी पिछली सरकार ने अनुमोदन किया था, लेकिन चाहे वो विपक्ष का कम दबाव हो या उन्होंने विरोध न किया हो, चाहे हमारी अगर उसमें कुछ रखने में कमी रह गई हो, उस वजह से तहसील बनना केवल बाकी रह गया था। तो उसके लिए हम सबको एकजुट करेंगे और अभी भी हमने एक प्रोग्राम बना रखा है जिसके तहत हम गाँव में जा रहे हैं और एक संपूर्ण पलसाना तहसील के जितने भी एरिया हैं, लगभग ऐसे मान लो 29 पंचायतों को हम कवर करेंगे, जिसमें हम एक पदयात्रा, जो पैदल यात्रा है, कुछ साथियों के साथ में निकालने जा रहे हैं और जनता के माध्यम से ही, जनता ही ये यात्रा निकाल रही है, उसमें केवल हम भागीदार रहेंगे। तो इसके अलावा अभी जैसे रोडवेज की समस्या लोगों के लिए आम बनी हुई है। लोग बात तो करते हैं और लेकिन लोगों को गुमराह भी किया जा रहा है। गुमराह किया जा रहा है इस तरीके से कि यहाँ पर अतिक्रमण है, यहाँ सड़क टूटी हुई है, ये है वो है, लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लोगों को अपने वैचारिक मजबूती लानी होगी। सीकर और जयपुर में स्टेशन के पास में इससे छोटी सड़क है, वहाँ से भी रोडवेज गुजरती है, ठीक है। और यहाँ से ज़्यादा बहुत से गाँवों की या बहुत से क्षेत्रों की सड़कें टूटी हुई हैं। ये कोई कारण नहीं हुआ कि केवल अतिक्रमण या सड़क टूटे होने की वजह से रोडवेज नहीं आएगी। ये यहाँ के लोगों की एकजुटता में कमी है और लड़ने की क्षमता में, जो लड़ने की क्षमता से पीछे भाग रहे हैं, उसकी वजह से कमी है कि यहाँ से रोडवेज नहीं गुजर रही। दूसरी बात, इसका एक कारण है कि जो रोडवेज नहीं, निजी बसों पर भी सरकार के नियम लागू होते हैं। लोगों में बहुत बड़ी गलतफहमी है कि प्राइवेट बस है तो वो तो अपने हिसाब से चलाएगा, उसको परमिट गवर्नमेंट ने दिया है। जितना आप गवर्नमेंट पे लागू होता है उतना ही प्राइवेट पे लागू होता है। जब प्राइवेट बसें यहाँ से जयपुर के लिए जाती हैं तो तब तो अंदर से जाती हैं, और जब वापस जाती हैं तो बाईपास निकल जाती हैं। तो ये जो लोगों को सोचना पड़ेगा और ये जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इन लोगों को पहचानना पड़ेगा कि ये लोगों को गुमराह करके मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। और इसके लिए हम लोगों को समझा रहे हैं, एकजुट कर रहे हैं और एक आंदोलन ऐसा खड़ा करेंगे जिसको दबाया न जा सके, कुचला न जा सके। क्योंकि यहाँ पे लोग पार्टियों में, व्यक्तिगत गुटों में बटे हुए हैं, जिस वजह से एक साथ नहीं आ रहे हैं। और ये समस्या एक तरह से बहुत बड़ी, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन इसको बड़ा बना दिया गया है। राव साहब, अब तक
आपने कौन कौन से चुनाव लड़े हैं और आने वाले समय में नगर पालिका जो आपके क्षेत्र में पड़ता है पलसाना, वो प्रथम बार चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो अब चुनावी जो दंगल होगा उसमें आपने को कितने सक्रिय देखते हैं और कौन कौन से आपने चुनाव लड़े हैं? देखिए, मैंने कॉलेज में 2006 से 12 तक मैं श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय का छात्र रहा और वहाँ पर मैंने 2009 के बाद में चुनाव चालू हुए तो मैंने 2012 में निर्दलीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। वो केवल इसी कारण लड़ा कि लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। मैंने मेहनत की थी और मेरी मेहनत के अनुसार मैंने अपनी दावेदारी रखी थी। जी। टिकट मिलना, जीतना, हारना वो सब बाद की बातें हैं। लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का, अपनी बात रखने का सबको अधिकार होता है। तो उसका मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि क्या परिणाम रहा। जनता ने मेरे को अच्छा समर्थन दिया। आज बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग हैं, अभी आप देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है उसकी भी जामनी जब्त हो जाती है। ठीक है, शाहपुरा में हुई है और अन्य जो राजनीतिक दल है उनकी भी कई जगह पर जामनी जब्त हो जाती है। लेकिन वो अगर लगातार इस चीज़ जनता की मांगों को उठाते रहें तो ये बात मायने नहीं रखती कि चुनाव में उनका क्या रिजल्ट रहा। मायने ये रखता है कि आप जनता के लिए कितने प्रतिबद्ध हो, फिर एक न एक दिन उसका परिणाम आता है। उसके बाद हमने 10 साल तक कोई चुनाव लड़ा और फिर मैं राजस्थान सरकार में राजीव गांधी युवा मित्र के रूप में मैंने काम किया और 2 साल तक मैंने जनता को पेंशन दिलाने का, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में मैंने बहुत से लोगों को 5 लाख रुपए का बीमा क्लेम करवाया। मात्र 1.5 महीने में उनको क्लेम मिल गया। इसके अलावा बहुत से लोगों को मैंने योजनाओं की जानकारी देकर उनका इलाज, उनको शिक्षा, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करवाने सहित अनेक मुद्दों पर पूरे पलसाना पंचायत समिति के लगभग जो मेरे को 15 से 20 गांव दिए हुए थे उनमें मैंने कार्य किया। उसके अलावा भी मैंने कुछ ऐसी चीज़ें आया कि अभी नगर पालिका के जो चुनाव पलसाना होने जा रहे हैं और आप भी वहीं से हो, तो आप राजनीतिक चुनाव में अपने आप को आने वाले समय में कितने सक्रिय देखेंगे? हाँ, मैं उसी बात पे आगे बोल रहा था कि जनता की मांगों को लेकर तो हम पहले भी करते हैं। चुनाव लड़ना एक हिस्सा होता है हमारे, चुनाव लड़ने भी चाहिए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो लोगों को आगे आना चाहिए जो इसमें सक्रिय भागीदारी निभाएं। सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए मैं जहाँ तक प्रयास होगा मैं अपने वार्ड में चुनाव लड़ूंगा और पार्टी से भी चुनाव लड़ने की कोशिश करूंगा और अन्य युवाओं को भी यही कहूँगा कि वो अपनी अपनी पार्टी में चुनाव लड़ने के लिए मजबूती से दावेदारी पेश करे ताकि सक्रिय राजनीति की भूमिका यहाँ पर तैयार की जा सके। चाहे वो विपक्ष में हो तो भी उनको अब टिकट मांगनी चाहिए और अगर वहाँ पर भी उनको टिकट नहीं मिलता है तो उनको निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए, तभी लोकतंत्र जिंदा रहेगा। इसका एक मैं उदाहरण आपको बताता हूँ। सीकर जिले की राजनीति में जब जिला प्रमुख का चुनाव हो रहा था, अभी 5 साल पूरे होने वाले हैं, 5 साल पूरे होने वाले हैं, तो उसमें जिला प्रमुख के चुनाव के दौरान एक नेताजी है, उन्होंने ये कह दिया कि मेरे परिवार से ही जिला प्रमुख बनेगा। वो भाजपा से आते हैं और वो किसान आंदोलन में किसानों को खालिस्तानी भी बता रहे थे और ऐसे लोग कांग्रेस के लोगों से वोट लेकर, चाहे वो खरीद फरोख्त की हो उन्होंने, चाहे कुछ भी किया हो, समझौते किए हों, उन्होंने अपने परिवार का जिला प्रमुख बनाया, प्रेम सिंह जी बाजोर। वहाँ पर उन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की। ऐसे कि बीजेपी में भी तो बहुत सारे संघर्षशील युवा नेता थे, वो भी तो जिला प्रमुख बन सकते थे। ये कहाँ का लोकतंत्र हो गया कि मेरे परिवार से ही जिला प्रमुख बनेगा। तो आज जो जरूरत है वो इन पार्टियों में सबसे ज़्यादा भाजपा को जरूरत है कि युवा जो हैं भाजपा में लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए अपनी दावेदारी पेश करें। वरना केवल कांग्रेस में ही अगर सारे बदलाव या एक तरफा बीजेपी में हो गए या कांग्रेस में हो गए तो कोई सुधार नहीं होने वाला। इधर से उधर पाला बदल लेंगे, उधर से इधर पाला बदल लेंगे। आप टिकट के लिए मतलब चुनावी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे?
बिल्कुल, मैं टिकट के लिए भी दावेदारी प्रस्तुत करूंगा और जहां तक हो सकेगा मेरे वार्ड में मेरे खुद के पारिवारिक वोट हैं और लोगों से मैं लगातार संपर्क में रहा हूं। अब की बार निश्चित रूप से हम पूरे एक युवा टीम के साथ में चुनाव लड़ेंगे। केवल मैं अकेला चुनाव नहीं लड़ूंगा और जनता की मांगों को मजबूत करने के लिए हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अभी जमीनी हकीकत क्या कहती है, क्योंकि पलसाण नगर पालिका का पहला चुनाव है, तो किसका बोर्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है या आगे भविष्य में बनेगा? देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है। राव साहब, आपने बड़े बड़े नेताओं के नाम लिए, विधायकों के नाम लिए, जो सक्रिय उनके भी नाम लिए, आपने कटाक्ष किया उन पर। क्या आप उन पर कटाक्ष कर रहे हैं, उनके विरोध में हैं, या जनता को आप जगाना चाहते हैं उनके माध्यम से? इतना सा जवाब है, आप छोटे शब्दों में दीजिए। यही तो मेरा स्लोगन है। हम बदला नहीं, बदलाव चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि आप किसी विधायक की टिकट काट दो और उसकी जगह किसी दूसरे को दे दो। वो अगर विधायक ही अपने व्यवहार में बदलाव लाता है, वो हमारी जो जनता की जो भावनाएं हैं उनको समझता है, तो उससे बड़ा बदलाव तो कोई होना ही नहीं है। तो ये मेरा कोई कटाक्ष नहीं है। मैं अगर मेरे सच बोलने से मेरे ऊपर कार्रवाई होती है, या मान लो मेरे सच बोलने से उन लोगों पार्टी को तो नुकसान नहीं होगा, कुछ लोगों को व्यक्तिगत नुकसान हो सकता है, तो वो अपने आप को सेफ रखने के लिए मेरे ऊपर कार्रवाई करते हैं, तो वो तो उनकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि सच बोलने पर अगर कार्रवाई होती है तो मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं जनता की आवाज़ बनकर सच बोल रहा हूँ। मुझे कोई पद की लालसा नहीं है। और अगर मेरे ऊपर कार्रवाई से या मेरे त्याग से या मेरे बलिदान से कोई बहुत बड़ा भला होता हो या बहुत बड़ा परिवर्तन आता हो, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। लेकिन सच ये है कि जिस लोकतंत्र को ताक पर रखा है, लोकतंत्र को मजबूत करना हो या जिस तरीके से लोकतंत्र को बचाना है, उस तरीके से यहाँ पर लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है, जिसका हमें नुकसान भुगतना पड़ रहा है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। तो एक बार मैं तो फिर भी यही निवेदन करूँगा कि अगर मेरी बातें अच्छी लगती हैं और अगर वो जनता के बीच में ये सब नेता जाते हैं, केवल बयान देने से जनता से जुड़ाव नहीं होगा, जनता के ऊपर धरातल पे जाना पड़ेगा। जिस तरह से आने वाले समय में राव साहब आपका क्या मैनिफेस्टो है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, तो आपकी पार्टी चुनाव में इसमें उतरेगी दंगल में, अगर आपका बोर्ड बनता है तो आपका क्या मैनिफेस्टो रहेगा आपके नेतृत्व में? देखिए, हमारा जो मैनिफेस्टो रहेगा उसमें रहेगा, जैसे प्रमुख जो मांग है हमारी, वैसे तो पलसाना तहसील की है, आसपास के गांवों के लिए सरकारी महाविद्यालय भी होना चाहिए, और इसके साथ ही पलसाना में अभी सर्किल की जो व्यवस्था है वो होनी चाहिए। इसके साथ ही हम जब अगर हमारा बोर्ड बन गया तो हम लोग क्या करेंगे, जो गांव में जो पिछड़े तबके के लोग हैं उनके लिए सरकारी योजनाओं का फ़ायदा पहुंचाने के लिए हम खुद भी फील्ड में जाएंगे और वॉलेंटियर तैयार करेंगे, ताकि वो जनता को जागरूक करके इन योजनाओं का फ़ायदा दिलाएं, और जो वंचित लोग हैं या जो मजबूर लोग हैं उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे, ताकि वो उनका इस जीवन स्तर है वो ऊंचा उठ सके। क्या राव साहब आप केवल चुनाव के शुरुआत में ही ऐसा अभियान चलाएंगे, जैसे आपने बताया कि वॉलेंटियर्स तैयार करेंगे, या गहलोत साहब जो हर 6 महीने से जो शिविर लगाते थे, जो वंचित वर्ग थे उनको ऊपर उठाने के लिए, जो बड़े बुजुर्ग थे, जो शिक्षित नहीं थे, उनके लिए जो अभियान कांग्रेस सरकार ने चला था गहलोत राज में, उसके बाद बीजेपी भी चला रही है, तो आप भी क्या शुरुआत में चलाएंगे, या ये जब तक आपकी सरकार रहेगी तब तक ही ये वॉलेंटियर्स आपके जनता के लिए काम करते रहेंगे? देखिए, शिविर में केवल बात सुनकर नज़रअंदाज हो जाती है, उसको फील्ड पे धरातल पे लागू भी करना पड़ता है। तो उसके लिए जो वॉलेंटियर होंगे या हम लोग जो होंगे उसमें नेतृत्वकारी, वो लोग खुद फील्ड में लगातार रहेंगे। ऐसा नहीं है कि 6 महीने में शिविर लगा दिया उसके बाद में उनकी कोई बात को कोई सुनने वाला नहीं है 6 महीने तक। हम जो वॉलेंटियर तैयार करेंगे वो पूरे 5 साल तक जनता के बीच
बीच में जाएंगे और उन किन लोगों को समस्या आएंगी उनकी मदद भी करवाएंगे और उसका समाधान भी रखेंगे। फिर 6 महीने में शिविर के दौरान उसका निष्कर्ष निकलेगा कि किन किन लोगों को हमने फ़ायदा दिलवाया और किन किन लोगों को अभी भी फ़ायदे की ज़रूरत है या इन लोगों को इस चीज़ की यहाँ तक फ़ायदा पहुँचाने की ज़रूरत है। राव साहब, अक्सर लोग अगर कुछ मुद्दे होते हैं जो निचले स्तर पर नहीं सुलझते हैं तो नेताओं तक, विधायकों तक जाते हैं, लेकिन आम आदमी वहां जाने में असहज महसूस करता है। क्यों? क्योंकि विधायक, उनके मन में ये भ्रांति रहती है जनता के कि किसी जाएंगे तो किसी परिचित का वहाँ अपने इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, इस चक्कर में वो नहीं जाते हैं। तो आपका बोर्ड बनता है तो क्या आम जनता आपके पास बिना किसी परिचय के आपसे दरखास्त कर सकती है कुछ मुद्दों में? बिल्कुल। हम या आप भी किसी नेताओं की तरह कि आप कहाँ से हो, किसने भेजा है, इसी परिचय का अंदाज दोगे? देखिए, इस बात को आप अन्यथा न लें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं छात्र राजनीति में था तब भी मेरे पास बहुत से ऐसे लोग आते थे जो विपक्ष के होते थे। मैं उनके बच्चों के एडमिशन कराता था, फिर उसके बाद में उनसे परिचय होता था। वो लोग मुझे धन्यवाद देते थे और ऐसे लोगों की भी मदद की है जो मेरे परिचित नहीं थे या जो इस क्षेत्र से भी नहीं थे। तो जिसको भी आवश्यकता होगी उसके लिए न तो कोई पार्टी की बंदिश है, न किसी प्रकार की जानकारी की बंदिश है। केवल ये होना चाहिए कि वास्तव में वो ज़रूरतमंद है। कहीं वो आपको गुमराह करने के लिए, आपका समय की बर्बादी करने के लिए कुछ लोग जो करते हैं उस तरीके का नहीं होना चाहिए। बाकी हम हर समय तत्पर रहते हैं और बिल्कुल आगे भी वैसे ही रहेंगे। राव साहब, अब बिल्कुल अब बिल्कुल सवालों की अंतिम घड़ी में पहुंच गए हैं और एक आखिरी सवाल ये हो सकता है कि चुनाव में देरी का क्या कारण है और ऐसा ही पर कांग्रेस हमेशा रोड अड़ाती रहती है, ऐसा क्यों? चुनाव दिसंबर 25 में भी होने थे, अक्टूबर में भी होने थे, दिसंबर ये साल चला गया, उसके बाद में जनवरी में होने थे वो भी चला गया, मार्च में तो वो भी चला गया, अब 15 अप्रैल तक संभावित बताया जा रहा है 15 अप्रैल तक चुनाव है। तो आपको लगता है 15 अप्रैल तक चुनाव हो जाएंगे? और अब हो जाएंगे तो फिर देरी का क्या कारण है? क्योंकि लगभग 1.5 साल काफ़ी देर लेट हो चुका है। तो और जो सत्ता में भी जो पार्टी है तो उनका कहा गया 1 इलेक्शन 1 स्टेट, उस पर आपकी क्या है छोटा सा जवाब? देखिए, ये जो चुनाव में देरी जो हो रही है वो या तो कहीं ना कहीं इन लोगों को राजस्थान में समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। और दूसरी बात जो SIR की है, तो SIR को ये लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। SIR अगर सही तरीके से होता है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन SIR में अपनी मनमानियाँ करना चाहते हैं और अवैध तरीके से करना चाहते हैं, तो उसका विरोध हो रहा है। आप देखिए कि चुनाव एक साथ कराने से कोई मसला हल नहीं हो जाएगा। देश बहुत बड़ा है और ऐसा संभव भी नहीं है, क्योंकि बहुत समस्याएं आती है। एक राज्य के चुनाव भी आप 5 चरणों में कराने पड़ते हैं, लेकिन चुनाव ईमानदारी से कराना, निष्पक्ष कराना, ये बड़ी बात होती है। ये लोग उसमें बुरी तरह से फेल हो रहे हैं। आज आप कहोगे कि कांग्रेस रोड़ा बन रही है, रोड़ा नहीं बन रही है। आप ज़्यादा दूर मत जाइए, बिहार का, दिल्ली का उदाहरण मत लीजिए। यहाँ आपके पास में श्री माधोपुर विधानसभा है, उसमें एक लड़के का 7 वोटर ID कार्ड जारी कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं तो कमी है ना। जी। तो आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। आप बिल्कुल वेरीफाई कर लीजिए। आप बीजेपी पर सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं SIR को लेकर, और जो इसमें जो धांधली हुई है उस पर। बिल्कुल धांधली ये लोग कर रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए, एक मतदाता को जोड़ना बहुत बड़ी बात होती है, काटना बहुत आसान है। आप किसी का पेंशन से नाम काट सकते हो, किसी का खाद्य सुरक्षा से नाम काट सकते हो, किसी को चिरंजीवी योजना से लाभ काट सकते हो, लेकिन एक व्यक्ति को जोड़ते हैं तो कई महीने लग जाते हैं। आप खाद्य सुरक्षा में गरीबों के नाम नहीं जुड़ पा रहे हैं। आज लोगों की पेंशन नई चालू नहीं हो पा रही है। आज लोगों को चिरंजीवी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो अगर जिसका नाम कट गया तो उसको नाम जुड़ाने में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आप जो डबल है वो हटाओ, मना नहीं कर रहे, लेकिन आप
खुद के लोगों को या जो आपके पक्ष के लोग हैं उनके ऊपर तो आप कार्रवाई कर नहीं पा रहे हैं। उनके तो चाहे 7 वोटर आईडी चाहे आप मिसयूज कर सकते हो या बाद में वोट डलवा सकते हो। दूसरी तरफ आप ऐसे लोग जो ईमानदारी से एक वोट डालने जाते हैं उनके भी नाम काट रहे हो, तो ये बहुत बड़ी गफलत है। लोग 50-50 साल से वोट देते आ रहे हैं, उनके माता पिता की वोटर आईडी बनी हुई है, किसी का 2002 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो उनसे कहते हैं मूल निवास बना के लाओ। 15 दिन में मूल निवास बन नहीं पा रहे हैं, लोग परेशान होते हैं। तो ये जो स्थितियां हैं ये भयंकर हैं और ये समझना पड़ेगा गवर्नमेंट को भी, वरना आने वाले समय में ये जो हालात हैं ये बहुत ख़राब होने वाले हैं, समझने वाले नहीं हैं। इसलिए मैं तो सरकार से भी ये कहता हूँ कि जो भी नियम लागू करे वो धरातल पे समझ के फिर लागू करने चाहिए। राव साहब, क्या चुनाव 15 अप्रैल तक हो जाएंगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 15 अप्रैल तक आपको कराने होंगे, क्या ये संभव है कि अब? बिल्कुल, देखिए, जब तक चुनाव सरकार बन चुकी है, विधायकों को या जो मुख्यमंत्री हैं उनको मतलब नहीं है। मतलब है ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को, क्योंकि एक पंचायत को एक साल में लगभग 1 करोड़ के विकास कार्य देखने को मिलते। पंचायत का विकास बिल्कुल नहीं हो रहा, इसीलिए सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे चैनल के माध्यम से बता दूं, 1.5 साल से पंचायतों को, किसी भी पंचायत में विकास नहीं हो रहा है। या तो बीजेपी, आप बताएंगे मुझे कि हार के डर से देरी का कारण है या एसआईआर को मुद्दा बना के लेके बीच में आई कि हार से बचे रहे, उनको डर लग रहा है? देखिए, भाजपा ने धरातल पर लोगों को समझ के काम नहीं किए, जिस कारण जनता से उनका जुड़ाव धीरे धीरे कट रहा है। इसलिए वो दूसरे हथकंडे अपना रहे हैं। तो उस चक्कर में ये जानबूझ के देरी कर रहे हैं, जिसके कारण जनता का विकास रुका हुआ है, जनता को नेतृत्व नहीं मिल रहा। और अगर इनको पता है कि अगर जनता ने इनके खिलाफ मैंडेट दे दिया, अगर जो जनप्रतिनिधि हैं वो अगर संघर्ष करने वाले जीत कर आ गए तो इनकी जो ये पॉलिसियां हैं इनके खिलाफ सड़कों पर उतर आएंगे, जनता सड़कों पे उतर आएगी। इसलिए जनता को धीरे धीरे डाइवर्ट करने के चक्कर में चुनाव में देरी कर रहे हैं। थे अभी जिनसे आपसे बातचीत कराई वो थे सुभाष चंद्र राव, जो युवा कांग्रेस महासचिव है, जिन्होंने जनता की आवाज़, जनता के जो सवाल थे उन सभी का जवाब दिया। और अगर नगर पालिका में, पलसाना नगर पालिका में अगर युवा कांग्रेस इनका बोर्ड बनता है तो जनता की आवाज़ ये शासन प्रशासन पर और ज़्यादा मुखर तरीके से ये आवाज़ उठाएंगे। इन्हीं सवालों का राव साहब, हम सवालों की आखिरी पड़ाव पर है, तो अब जो महत्वपूर्ण सवाल है जो हमेशा युवा करता आ रहा है और विपक्ष भी इस पर सवाल उठाता है, जो देखने में भी दिखाई देता है राजनीति में, कि आज के युवाओं में और महिलाओं की राजनीति में भागीदारी आप कैसे देखते हैं, खासकर कांग्रेस में? उन्हें सिर्फ नारों तक ही सीमित रखा जाएगा या केवल आंदोलन तक ही उन्हें रखा जाएगा या दरी बिछाने तक ही रखा जाएगा? जैसा कि आपने हमारे इस ब्रॉडकास्ट में बताया भी था कि 50% राहुल गांधी जी ने बताया युवाओं के लिए, 33% महिलाओं के लिए, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं दिखा जा रहा है और यही हकीकत है जो विपक्ष हर बार इस बात को भी लाता भी है। देखिए, राहुल गांधी जी ने 50% युवाओं को मौका देने की बात कही थी, और वो युवा कौन से युवा? युवा का मतलब ये नहीं है कि किसी बड़े नेता का बेटा आ गया, वो 18 साल का है या 30 साल का है, उसको मौका दे दिया जाए तो वो युवा हो गया। युवा का मतलब वो है, वो युवा जो धरातल पर काम कर रहा हो, चाहे इसका मैंने अभी बताया कि हर जगह तो एक ही आदमी को टिकट मिलेगा, लेकिन ऊपर से नीचे तक बहुत सी टिकटें होती हैं जिनमें आप 50% युवाओं को मौका दे सकते हैं जो धरातल पर काम कर रहे हों, जो जनता की आवाज़ बने हुए हों। और वो विपक्ष का दायित्व इतना ही नहीं है कि वो सवाल उठाए, विपक्ष में भी जो युवा हैं वो भी अपनी हिस्सेदारी, सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, सब में मांगनी चाहिए युवाओं को और सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। केवल टिकट मांगने से ही समाधान नहीं होगा, उसके लिए सक्रिय होकर कार्य भी करना पड़ेगा, तभी जाकर असली आवाज़ बुलंद हो पाएगी। लेकिन राव साहब, जो सत्ता पक्ष में अभी राजस्थान की बात करें उसमें युवाओं को मौका मिलता है, ये बीजेपी में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, बजाय कांग्रेस में थोड़ा कम मिलता है, इसके बारे में सर क्या कहना चाहिए? ये सब भ्रांतियां हैं। यूथ कांग्रेस में
मेरे जो साथी रहे हैं, मेरे सीनियर रहे हैं, उनको बहुत से को प्रधान उप प्रधान तो ही बहुत से विधायक भी बन गए, जिनको मैं आप गिना सकता हूँ। मैं आपको हमारे मुकेश बाखर थे जो विधायक बने, रामनिवास गावड़िया यूथ कांग्रेस में थे, अभी अभिमन्यु पुनिया जो जिनकी जो हमारी कार्यकारिणी में अध्यक्ष भी हैं और जिनकी मैं अभी प्रदेश सचिव हूँ। तो अनिल चोपड़ा जी थे, वो भी NSA यूथ कांग्रेस से निकले थे। सीताराम जी लांबा यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको देखने को मिल सकता है कि उन्होंने केवल जिला परिषद का चुनाव लड़ा था, उसके बाद में लगातार पिछले 20 साल 25 साल से वो संगठन के लिए कार्य करते रहे, यूथ कांग्रेस की ट्रेनिंग देते रहे, संगठन के गांधीवादी तरीके से, अगर आप देख सकते हो, गांधीवादी तरीके से एकदम शांतिपूर्ण तरीके से जनता की आवाज़ का माध्यम बना के जो बात करते रहे, उसी की बदौलत है कि उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। अभी पिछली सरकार में वो युवा बोर्ड के अध्यक्ष और राज्य मंत्री बने, और अभी भी जितने भी जो कांग्रेस के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं उनको इंचार्ज बना के भेजा जाता है, कई राज्यों का प्रभारी वो बने। तो यूथ कांग्रेस में आपको मौका मिलेगा, लेकिन आप उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, और उसके लिए ऊपर तक जो पैरवी करेगा। पहले क्या होता था, जो प्रदेश अध्यक्ष होते थे हमारे यूथ कांग्रेस के, वो युवाओं के लिए पैरवी करते थे मजबूती से, चाहे वो जिला परिषद का चुनाव लड़ने वाला हो, चाहे पार्षद का चुनाव लड़ने वाला हो। इसका एक उदाहरण अशोक चांदना जी हैं, जिनके लिए डोटासरा जी भी बोल चुके हैं कि अशोक चांदना जी जब यूथ के प्रदेश अध्यक्ष थे, मैं जिलाध्यक्ष ही था, लेकिन वो यूथ की इतनी पैरवी करते थे कि इसको आपको मौका देना ही पड़ेगा। तो ऐसे जो यूथ हैं या ऐसे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको मजबूती से युवाओं के लिए खड़ा रहना पड़ेगा, तब जाकर युवाओं की आवाज़ बुलंद होगी, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। तो मैं तो यूथ कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। आपको असंख्य लोग, आज सुभाष मील हैं, वो भाजपा में जाके विधायक बने, लेकिन पहली बार उनको यूथ कांग्रेस की वजह से ही मौका मिला। तो विधायकी एक टारगेट नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुख्यमंत्री तक बन गए। आपको सुखविंदर सिंह सुक्खू है, आज उनकी उम्र 50-55 साल है, यूथ कांग्रेस के वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हिमाचल के, आज वो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो जरूरी नहीं कि आप अपनी बात विधायक मंत्री या कुछ बन के ही रखो, आप संगठन में अपनी बात जनता के लिए संगठन के माध्यम से रख सकते हो, या आप अन्य जो तरीके से भी आप अपनी बात रख सकते हो। तो लेकिन आपको सक्रिय रहना पड़ेगा। कुछ लोग राव साहब कहते हैं, जैसे अभी आपने नाम लिया कि अनिल चोपड़ा साहब हुए, अभिमन्यु साहब हुए, चांदना साहब हुए, और मनोज बाकर साहब हुए, मनीष यादव हुए, ये जो युवा नेता ये कांग्रेस का भविष्य भी देखते हैं, अच्छे लीडर्स है, सचिन पायलट हुए। लेकिन जनता और कुछ नेता ऐसे जो कहते हैं कि सीनियर लीडर जो कांग्रेस के हैं, इनको मजबूती के साथ आगे नहीं आने देते, इन्हें दबाया जाता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, राजनीति में दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, एक तो धैर्य और एक त्याग। तो जो युवा हैं उनमें धैर्य नहीं है। आज चाहे आप उनको धैर्य रखना पड़ेगा, चाहे पायलट साहब हों, उनको बहुत कुछ दिया है कांग्रेस ने, तो उनको भी धैर्य रखना पड़ेगा। एक जो बुजुर्ग लीडर हैं उनको बहुत कुछ कांग्रेस ने दे दिया, उनको भी, जैसे दिग्विजय सिंह है, वो उन्होंने कहा है कि मैं सांसद से अभी त्याग कर रहा हूँ। एम राम जी चौधरी ने पिछली बार ही त्याग कर दिया। तो धैर्य और त्याग है ना, जब तक किसी भी संगठन में नहीं आएगा तब तक ये जो आपसी जो मनमुटाव है या आपसी जो टकराव है वो बढ़ता रहेगा। उस भावना से आपको चलना पड़ेगा। इसी का नतीजा ये रहा कि जो कुछ युवा नेता थे जिनको कांग्रेस ने मौका दिया, सीकर जिले में एक युवा को मौका दिया था, वो धैर्य नहीं रखा उन्होंने। वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते थे लेकिन वो भाजपा में चले गए। उसके कारण युवाओं की पैरवी कम हुई, मजबूती नुकसान यहाँ के युवाओं को हुआ। दूसरा आप देखते हो कि कुछ लोग हैं जो केवल
एक ही यानी उस जाति के अपने आप को प्रतिनिधित्व बताते हैं, लेकिन वो फील्ड पे एक्टिव नहीं रहते हैं, न दूसरे लोगों को आने देते हैं। पिछली गवर्नमेंट के समय जब चुनाव आए थे, सर्वे हुआ था, तो उसमें श्रीमाधोपुर, सीकर और ये धोद और एक विधानसभा और थी, 4 विधानसभाओं के जो नेता थे उनको इनएक्टिव बताया गया था कि इनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, ये बीमार रहते हैं, ये जनता के बीच में नहीं जाते, इनकी जगह दूसरे को मौका दिया जाए। नहीं दिया गया। श्रीमाधोपुर में एक कांग्रेस का ही युवा निर्दलीय चुनाव लड़ा, उसने 40,000 वोट लिए, हम चुनाव हारे। लेकिन अगर संगठन इन चीज़ों की तरफ ध्यान देता है तो संगठन भी मजबूत होगा आगे आने वाले टाइम में, और जनता की आवाज़ भी मजबूत होगी। तो अगर कोई अनुभवी है आज कोई अनुभवी को आप मुख्यमंत्री बना रहे हो और तो अच्छी बात है, लेकिन उन लोगों को भी अनुभव लेने के बाद में नए लोगों को तैयार करने की सोच उनमें होनी चाहिए कि मेरे जाने के बाद में इस संगठन को मजबूत कौन रखेगा या इस जनता की आवाज़ कौन बनेगा। तो उनको त्याग की भावना उनको भी रखनी चाहिए। रुक जाए करते हैं जो आपने देखा भी होगा, और आने वाले झरोखा राजस्थान के लिए बने रहिए हमारे साथ आने वाली खबरों के लिए।